हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन एंड एजुकेशन हब। आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। आज से जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस की तो हमने स्टार्ट करी हुई हैं, साइंस की आप वीडियोस हमारे चैनल में देख सकते हैं। बट आज से सोशल साइंस की भी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स काफी बोल रहे थे कि सर कॉलेज और स्कूल तो लग नहीं रहे हैं, तो कुछ अभी घर पे ही पढ़ा दो कुछ ऐसे ही। तो ये आपको पता ही है, फ्री चैनल है हमारा, फ्री वीडियोस चल रही हैं। तो इसका मेन एम क्या है कि लोगों को बढ़ाना, पैसे कमाना इसका एम नहीं है। तो चलो मैं वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ आज से सोशल साइंस की। तो जो हिस्ट्री का चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, वो हम पढ़ेंगे आज से। ठीक है, अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। हमारे चैनल का नाम है ट्रेन योर ब्रेन एंड एजुकेशन हब, और यहाँ पे हम फ्री में पढ़ाई कराते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है trainyourbrain.in, यहाँ पे आप जाकर के विजिट भी कर सकते हो। तो नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब बता दूं आपको। पहले आप इस फिगर में, इस फोटो में देख पा रहे हो, यहाँ पे झंडा है और उसके पीछे काफी सारे बंदे हैं। एक्चुअल में क्या होता था पहले, अंग्रेजों ने तो, एक सेकेंड, अंग्रेजों ने जो इंडिया पे आ गए थे, अंग्रेज वो बहुत पहले आ गए थे। इन द ईयर 1608, 1608 में इंडिया में आ गए थे। तो 1608 में आने के बाद पहले वो बिजनेस करते रहे, धीरे धीरे करके वो रूल करने लगे। मैं पीछे की स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, बट आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है। 1608 से लेकर के उन्होंने धीरे धीरे रूलिंग की प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। और इन द ईयर 1756, 1756 के पास आते आते जो है ना, कौन से ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 1756 की बात कर रहा हूँ, 1756। यहाँ पे क्या हुआ था, एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर। यहां से आकर के उन्होंने जो है अपना काम शुरू कर दिया था। 57-56 में बैटल हुई थी। तो इसके बाद आकर के उन्होंने क्या किया, रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब रूल वो करे जा रहे हैं। बट हमारे इंडियंस जो थे ना, बहुत ज्यादा डिवाइड थे, क्योंकि बहुत सारे राजा थे यहाँ पे। ठीक है, हर राजा के एरिया में अलग अलग लोग रहते थे, तो हम कभी ना इकट्ठे नहीं हो पाए। तो नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पे ना यूनिटी से है, कि लोगों को समझ कब आएगा कि भाई अंग्रेज आपके दुश्मन हैं, आप अंग्रेजों को बाहर निकालो। तो जो ये नेशनलिज्म की भावना है, ये कैसे आई, उसके बारे में चैप्टर है। ठीक है, तो हमें, आपको पता ही है कि हम 1947 में जाकर के आजाद हुए थे। तो ये नेशनलिज्म के ऊपर हम ये पूरा चैप्टर इसी में ये पढ़ेंगे कि आजादी की तरफ कैसे बढ़े। ठीक है, इसका एक पार्ट जो है ना, वो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये आगे से चलाएंगे इसको। यानी कि ये जो चैप्टर है ये 1910 के बाद से चलेगा। ठीक है, कि क्या हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करेंगे इसको भी हम। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट फिर। तो क्या हुआ कि एक सेकेंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब पूरे वर्ल्ड की लड़ाई। पूरे वर्ल्ड की लड़ाई किस किस के बीच में हो रही थी भाई। एक तरफ तो थे इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटिशर जो इंडिया पे रूल कर रहे थे, उनके साथ थे फ्रांस। ठीक है, और उनके अपोजिट साइड में कौन थे, जर्मनी, हंगरी और बाकी बहुत सारी कंट्रीज आपस में लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे कारण है इसके। एक कारण इसका ये था बिजनेस, कि हर कोई कंट्री चाहती थी कि हम ज्यादा बिजनेस करें, हम ज्यादा पैसा कमाएं। आप इतना सोच लीजिए। बट आप ये फोकस करो कि लड़ाई चल रही है इंग्लैंड की, इंग्लैंड रूल कर रहा है इंडिया पे। तो जब इंग्लैंड की लड़ाई चल रही है भाई, तो इंग्लैंड को अपने देश से पैसा खर्चना चाहिए ना। इंग्लैंड से पैसे खर्चो तुम लेकर के। इंग्लैंड वाले क्या कर रहे थे, जब ब्रिटिशर इंडिया पे रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो तो इंडिया के होते ही होते थे, आर्मी में जा रहे थे। दूसरा, जो खर्चा हो रहा था लड़ाई के टाइम पे, वो खर्चा कैसे, पैसे कहाँ से आ रहे थे, वो भी इंडिया से आ रहे थे। अब क्योंकि इंडिया के पास जो यहाँ पे किसान बड़े गरीब हुआ करते थे, तो जब बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, तो खर्चे को मतलब ओवरकम करने के लिए, कि भरपाई कर लें उसकी, तो कैसे करते थे, टैक्स बढ़ा देते थे भाई। किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ाए जाने लगे। तो इस तरह से करते करते जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ना बड़ी दिक्कतें आई फिर। ठीक है, तो अब दिक्कतें क्या आई वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुआ। 1914 से 1918 मैंने बता भी दिया। इसमें एक साइड में तो इंग्लैंड था और उसके अपोजिट साइड में वो था, जर्मनी था। ठीक है, और इनके साथ बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी हुई थी। मेन इनका लड़ाई का फंडा था बिजनेस। बिजनेस माने इकोनॉमी, पैसा, पैसे से ही था। ठीक है, तो आगे बढ़ के देखते हैं। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो, अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कंडीशंस क्या पैदा हुई। जैसा मैंने आपको बताया कि अब आर्मी लड़ रही है तो खर्चा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के कारण जो है ना, कुछ नई इकोनॉमिक कंडीशन पैदा होगी। इकोनॉमिक का मतलब पैसे से रिलेटेड नई कंडीशन, और पॉलिटिकल कंडीशन, कि कुछ लोग अब अवेयर भी होने शुरू हो गए कि यार ये लड़ाई तो इनकी है, हम क्यों जाएं लड़ाई करने के लिए। दूसरी बात
कि इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो लड़ाई चल रही थी उसके लिए जो पैसे लग रहे थे वो कहाँ से जा रहे थे? इंडिया से पैसे जा रहे हैं भाई। अच्छा, इंडिया से पैसे जाएंगे। इंक्रीज इन टैक्सेस, अब इतना ज्यादा खर्चा हो रहा था अंग्रेजों का कि वो पैसे पूरा करना चाहते थे, तो इसके लिए क्या बढ़ा दिए? टैक्सेस बढ़ा दिए। अब इतने टैक्सेस बढ़ा दिए, आप अंदाजा लगा लो कि अगर कोई चीज 5 रुपए की थी तो वो 10 रुपए की हो गई, यानी कि सीधा डबल। तो प्राइसेस ऑफ द आइटम्स डबल्ड बिटवीन 1913 टू 1918, 1913 से 1918 के बीच, यानी कि जब जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता रहा उसके बीच में क्या हो रहा था कि प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे थे। अब क्योंकि लड़ाई चल रही है तो फौजी मरेंगे भी, ठीक है, तो जो इंडियन सोल्जर्स मर रहे थे उनको रिप्लेसमेंट भी करनी थी। उनको रिप्लेसमेंट करने के लिए जबरदस्ती फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होता था, गांवों से सिपाहियों को जबरदस्ती लेकर के चले जाते थे, ठीक है। अब देखो क्या चल रहा है। अब कंडीशन इतनी खराब हो गई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होने वाला है 1918-19 में, और 1920-21 उसके खत्म होने के जस्ट बाद में क्रॉप्स फेल्ड हो गई, मतलब बारिश नहीं हुई, कुछ कंडीशंस ऐसी हुई तो शॉर्टेज हो गई फूड की, खाना वगैरह नहीं मिल पा रहा था। ये सब कंडीशन ने किसको बढ़ावा दिया? इन सब कंडीशन की वजह से बीमारी फैल गई, ठीक है, और उस बीमारी की वजह से लगभग 12 से 13 मिलियन जो बंदे थे वो बड़े मतलब दिक्कत में आ गए, ठीक है। कुछ मर गए, कुछ बीमार रहे, ठीक है। तो ये हुआ। तो अभी आपने देखा, इस चैप्टर की शुरुआत करी हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि नई कंडीशन पैदा हुई, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इकोनॉमिक माने पैसे से रिलेटेड, पॉलिटिकल मतलब लोगों ने सोचना शुरू करिए, जैसे कांग्रेस वगैरह पार्टीज थी। अब खर्चा हो रहा है तो खर्चा, डिफेंस का खर्चा बढ़ने लगा, इंडिया से ही खर्चा लेना था, टैक्स बढ़ा दिए, उसकी वजह से प्राइसेस डबल हो गए, ठीक है। अब फौजी मर भी रहे थे तो रिक्रूटमेंट भी जबरदस्ती कर रहे थे, और 18-19 के आसपास जो है क्रॉप फेल हो गई, बारिश नहीं हुई, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हुई, उससे खाना भी कम हो गया, फिर बीमारी भी आ गई एक साथ से। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं? ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि अंग्रेजों ने ना बड़ा जुल्म किया हुआ है, ठीक है। तो लोगों को क्या हो जाना चाहिए? इकट्ठा हो जाना चाहिए। जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो अंग्रेजों को डर लगेगा, क्योंकि अंग्रेज जो पॉलिसी चलाते थे उस पॉलिसी का नाम था डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो अंग्रेज डिवाइड कर करके रूल करते जा रहे थे, ठीक है। जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो राजाओं को लड़ा देते थे आपस में, और अभी क्या कर रहे थे ये? अगर इस चैप्टर से पुरानी बात करूं, 1914 से हमने स्टार्ट किया है, इससे पहले उन्होंने क्या किया था? हिंदुओं को और मुस्लिमों को बांट दिया था, ठीक है। हिंदू अलग हो गए थे, मुस्लिम अलग हो गए थे, मुस्लिम लीग बन चुकी थी, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब पहले हिंदू मुसलमानों को बांट दिया, ठीक है, और सबको अलग अलग किया ही हुआ है। जब सबको अलग अलग कर ही रखा है तो इकट्ठे तो हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इकट्ठे होने का टाइम आ रहा है। अब इस चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं, तो आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। अभी ये हो गया, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि ये सब कंडीशन के बीच में एक बंदे की एंट्री होती है। ये बंदा कौन है? आप पहचान पा रहे होंगे इसको, ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो हैं ये क्या काम करेंगे? ये सबको यूनाइट करेंगे, सबको जोड़ेंगे। आप देख रहे हो ये कुछ बोल रहे हैं कहीं पे, और कितनी ज्यादा भीड़ है, हजारों लाखों बंदे हैं, ठीक है। तो जिस बंदे ने इन लोगों को इकट्ठा करने का काम किया वो है महात्मा गांधी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्या कर रहे थे महात्मा गांधी कि लोग जो है जुड़ने शुरू हो गए। देखते हैं आगे। तो महात्मा गांधी जो है ना 1915 में इंडिया में वापस आए। कब आए? 1915 में। 1915 से पहले कहाँ थे? ये साउथ अफ्रीका में थे। भाई देखो इस बंदे की बड़ाई कितनी है कि हमारे महात्मा गांधी जी इंडिया में नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे, और ये गए कब थे? 1893 में गए थे। ये आपके लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1893 में साउथ अफ्रीका ये चले गए थे। साउथ अफ्रीका दूसरी कंट्री में जाकर के इन्होंने दूसरी कंट्री के लोगों के लिए फाइट करी, ठीक है। इन्होंने दूसरी कंट्री के लोगों के लिए फाइट करी है, ठीक है, और उन लोगों को उनके राइट्स दिलाए हैं। साउथ अफ्रीका में गोरे और काले लोगों के बीच में, यानी कि रेसिज्म होता था वहां पे, ब्लैक और व्हाइट के बीच में, उन्होंने महात्मा गांधी जी ने उसको ठीक किया। अब इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका था। वैसे ये लॉयर थे, वकील थे, तो वकीली करने गए थे, अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने गए थे साउथ अफ्रीका, पर जाकर के कुछ और ही हो गए वहां पे। तो अब ये 1915 में वापस आए हैं। 1915 में, आपको याद है 1915 में क्या चल रहा है? 1914 से 18 तक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो 15 में आकर के क्या देख रहे हैं यार? ये देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है इंडिया में, ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक नया लीडर आ गया, नई लीडर की एंट्री होती है। वो लीडर कौन है? महात्मा गांधी। क्यों हुई? क्योंकि अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ही गलत कर रहे थे इंडिया से,
और ये कब आ गए? 1915 में इंडिया आ गए। इन्होंने एक आइडिया निकाला, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह को अगर मैं 2 वर्ड्स में तोड़ूं, हिंदी में लिखूं, सत्याग्रह माने ट्रुथ, ट्रुथ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द ट्रुथ। मतलब आग्रह में होता है ऑर्डर करना और सत्य में होता है सच। मतलब कोई सच बात है उसका आप ऑर्डर कर रहे हो। किसको ऑर्डर कर रहे हो? सामने वाले बंदे को। मैं इसका मतलब समझा दूं आपको। भाई 2 बंदे हैं, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। जो ए है ना वो कमजोर है थोड़ा अभी, ठीक है। बी बहुत स्ट्रांग है, बी ब्रिटिशर है, ए इंडियन है। महात्मा गांधी का आइडिया ये था कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बंदा, इसको हम मार पिटाई से तो भगा नहीं सकते, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है। यूरोप में थे, यूरोपियंस है भाई, बहुत स्ट्रांग है। तो अब स्ट्रांग तो है, इनको क्या करें हम? जो है ना इन बी की, ब्रिटिशर्स की आत्मा को ठेस पहुंचाएं। कैसे? इनको दिखा दें कि भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ठीक है। यही आइडिया क्या कहलाता है? सत्याग्रह। कि सत्य का आग्रह है उनकी आत्मा को, किसकी? ब्रिटिशर्स की आत्मा को फील करा दो कि यार तुम गलत कर रहे हो। और ऐसे ये उनको बार बार एहसास कराया जाए, और बार बार एहसास कराने की प्रोसेस में वो इंडिया छोड़ के जाएंगे। तो अच्छा, जब ये एहसास कराना है तो क्या लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं। तो महात्मा गांधी का जो प्रिंसिपल था वो किसके ऊपर बेस्ड था? नॉन वायलेंस के ऊपर। वायलेंस नहीं चाहते थे, वो क्या करते थे? नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड था उनका पूरा पूरा सिस्टम। तो अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि उनका आइडिया क्या था। तो आइडिया देखो उनका ये है कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इन्वॉल्व्स द पावर ऑफ ट्रुथ। वो सच्चाई की जो ताकत है उसके ऊपर काम करने वाले थे। एंड नीड टू सर्च द ट्रुथ, और सच्चाई दिखाना चाहते थे सामने वाले बंदों को। इट इंक्लूड्स विनिंग द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। बिना लड़ाई झगड़ा करे बैटल जीतना चाहते हैं। अच्छा, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कंसाइंस ऑफ ऑप्रेसर। कंसाइंस मैंने होता है आत्मा। कि ये कैसे किया जा सकता है? ये सामने वाले की आत्मा को समझा करके, दिखा करके, ठीक है, कि नहीं यू आर डूइंग रॉन्ग, ऐसा कर करके ही चला जा सकता है। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। कि सत्याग्रह का आइडिया किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। कब आए? 1915 में इंडिया में आए। उनका आइडिया क्या था? कि वो ट्रुथ के ऊपर काम करते थे, नॉन वायलेंस से काम करते थे, और दूसरे की आत्मा के ऊपर काम कर रहे थे कि उनको कैसे बताया जाए कि नहीं दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। देखो अब महात्मा गांधी का, देखो ये तो जनरल आइडिया था सत्याग्रह क्या होता है। अब महात्मा गांधी का पर्सनल आइडिया देख लो, वो मैंने बताया अभी आपको, पर फिर से मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि महात्मा गांधी का पर्सनल आइडिया क्या है। महात्मा गांधी कहते थे सत्याग्रह इज नॉट ए फिजिकल फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, ये कोई आर्मी नहीं है। सत्याग्रह डज नॉट गिव्स पेन डिस्ट्रक्शन टू द अपोजिट पीपल। जब हम सत्याग्रह करते हैं तो जैसे ए और बी की बात करी थी, तो ए इंडियन थे, बी ब्रिटिशर को कोई नुकसान नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। तो सत्याग्रह जब चल रहा है तो बी को कोई नुकसान नहीं होगा। सत्याग्रह इज नॉट ए फोर्स, ठीक है, बट सत्याग्रह इज ए प्योर सोल फोर्स। ये आत्मा की पावर है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द ट्रुथ कॉल्ड सत्याग्रह। और जो आत्मा की पावर है उसकी सच्चाई को सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है। इसमें सत्याग्रह में क्या किया जाता है कि जो ए है, जो इंडियन है, वो बी की आत्मा को समझाते हैं, उसको इन्फॉर्म करते हैं कि यस यू आर डूइंग रॉन्ग, और नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म। नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा जो है, वो सबसे बड़ा धर्म है, सुप्रीम धर्म। और एक चीज और जो कि ऑब्वियसली महात्मा गांधी क्या सोचते थे कि इट इज सर्टेन दैट इंडिया कुड नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन द फोर्स ऑफ आर्म्स। कि हम लोग जो है ब्रिटिशर से नहीं लड़ सकते हैं। अगर लड़ाई की बात करें, उनके पास जो हथियार है, आर्मी है उनकी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक तो हम इकट्ठे नहीं है इंडिया के लोग, दूसरा हमारे पास तगड़े हथियार नहीं है। तो उनका आइडिया क्या था? सत्याग्रह। उनको समझाओ दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है। तो ये था उनका आइडिया। उनके पॉइंट्स देख लेना कि सत्याग्रह इज नॉट ए फिजिकल फोर्स, ठीक है, और सत्याग्रह में जो है प्योर सोल फोर्स है। और इसमें जो ऑपरेसर है, जो सामने वाली पार्टी है, अपोजिट बंदा है, उसको कोई पेन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, उसका कोई नुकसान भी नहीं होता। और इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इंडिया जो है इतनी जल्दी लड़ाई जीत भी नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी आर्मी स्ट्रांग है। अब महात्मा गांधी ने आइडिया दे दिया सत्याग्रह का। 1915 में इंडिया में आ भी गए। देखो याद रखो, 1915 में इंडिया में एंट्री हो गई है महात्मा गांधी की। अभी तक हमने पढ़ा 1914 से शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, गांधी जी की एंट्री। गांधी जी एंट्री करने के बाद ही काम शुरू कर देंगे 1916। मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। इंडिया आते ही उन्होंने काम कर लिया, बिहार गए। बिहार में जगह का नाम है चंपारण, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था? जबरदस्ती किसानों से खेती कराई जाती थी नील की,
ठीक है। नील की खेती को बड़ा ही मुश्किल माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जान भी जा सकती है, बड़ी डिफिकल्ट खेती होती है। तो बिहार में जो किसान थे वो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट थे, मतलब कि हमसे जबरदस्ती खेती कराई जा रही है। किसान जो थे, पीजेंट जो थे, मजदूर थे, बहुत परेशान थे। महात्मा गांधी जाते हैं 1916 में चंपारण में, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनको रिलीफ दिलाते हैं कि नहीं, ये अपनी मर्जी से खेती कर सकेंगे। 1916 में चंपारण। नेक्स्ट ईयर 1917 सत्याग्रह टू सपोर्ट खेड़ा। खेड़ा ही कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही थी? यहाँ पे किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था। वहां पे बीमारी फैली हुई थी प्लेग की, खाना मिल नहीं रहा ढंग से, खेती हो नहीं रही ढंग से। और ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी जाएंगे गुजरात में, अपनी स्टेट में, गुजरात के ही थे वो, वहां से टैक्स को उसमें रिलीफ दिलाएंगे। फिर उसके बाद 1918 में नेक्स्ट ईयर अहमदाबाद में, फिर से गुजरात में, वहां पे कॉटन मिल के वर्कर थे, उनसे भी ज्यादा काम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, ठीक है। और उनको जो है वेजेस, जो सैलरी वगैरह वो बहुत कम दी जा रही है। इन सब के ऊपर वर्कआउट करेंगे और जाकर के वहां के लोगों को भी फिर वहां से छुड़ाएंगे। मतलब कि देखो क्या किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जाकर के वहां पे एजिटेशन पे बैठ जाते, सत्याग्रह पे बैठ जाते। सत्याग्रह पे बैठने के बाद वो लड़ते तो थे नहीं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे। अंग्रेज एक तो डरेंगे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, दूसरा क्योंकि ये चीज जो है धीरे धीरे बैठना, ये लोगों को इंस्पायर करेगा कि यार ये बिना डरे बैठे रहते हैं अंग्रेजों के सामने, इससे और लोग आकर के इनके साथ जुड़ेंगे। तो अंग्रेज जो थे थोड़ा बहुत डर करके, या फिर आपने जैसे अभी पढ़ा, सत्याग्रह का मतलब क्या था कि सामने वाली आत्मा को समझाना, जो बंदा है उसकी आत्मा को पता चले कि हम गलत कर रहे हैं। ये कुछ समझ करके अंग्रेज जो है महात्मा गांधी की बात मानते रहे। और जब महात्मा गांधी की बात मानते रहे तो महात्मा गांधी, उनका बीइंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव हो गया, वो आगे बढ़ते ही चले गए, फिर वो रुके नहीं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उसमें टैक्सेस बढ़ गए, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। 1915 में महात्मा गांधी वापिस आ गए हैं, चंपारण में गए हैं प्लांटेशन के खिलाफ, मतलब खेती हमें अपनी मर्जी से करने दो, ऐसा किसान चाहते थे। 1917 में गए हैं, वहां पे टैक्स बढ़ रहा है। 1918 में कॉटन मिल के वर्कर्स के पास, ठीक है। अभी साथ साथ याद कर रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या आगे। तो महात्मा गांधी का सत्याग्रह, अभी महात्मा गांधी का सत्याग्रह चल ही रहा है। अंग्रेज बहुत चालाक हैं, देख रहे हैं कि महात्मा गांधी लोगों को लेकर के इकट्ठे बैठ जाता है। तो रोल्ट एक्ट आया 1919 में। ये क्या है भाई? रोल्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था कि जिसमें अपनी मर्जी से अंग्रेज किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, और अरेस्ट करने के बाद 2 साल तक उसे बिना किसी जज के सामने लेके जाए, 2 साल तक उसको रख के रखते थे। क्यों लेके आए अंग्रेज ये रूल? अंग्रेज रूल इसलिए लेकर के आए भाई, आप एक चीज देखो कि एक क्या होता है ना, एक लीडर होता है बंदा, लीडर माने ऐसे पॉलिटिकल लीडर नहीं, आप क्रिकेट की टीम का लीडर समझ लो। धोनी को ले लो, धोनी कैप्टन था इंडिया का, ठीक है। सपोज मैच चल रहा है, मैच चलते चलते धोनी को कोई चोट लगी, तो धोनी को जो है ना पिच से बाहर जाना पड़ा, मैदान से, ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। अब धोनी की जगह लेने के लिए कोई बंदा आ नहीं पाया, यानी कि जो धोनी सिखा रहा था कि यार कि अभी ये बंदा बॉलिंग करेगा, ये बैटिंग करेगा, ये करेगा, वो डायरेक्शन देने वाला बंदा कोई नहीं है। जब डायरेक्शन देने वाला बंदा कोई नहीं होता ना, तो सब लोग अपनी मर्जी से काम करने लग जाते हैं। जब अपनी मर्जी से काम करते हैं तो काम सही नहीं हो पाता, यानी कि कोई इधर जाना चाहता है, कोई इधर जाना चाहता है, कोई ऊपर जाना चाहता है, यानी कि सबकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है। इस कारण से काम जो है खराब हो जाता है। तो रोल्ट एक्ट अंग्रेजों के लाने का मतलब यही था कि जो भी बंदा लीडर होगा ना, ठीक है, जो हमें दिखेगा कि ये लोगों को सपोर्ट कर रहा है, ये लोगों को इंस्पायर कर रहा है, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दो। जब वो जेल में डला रहेगा कितने टाइम तक? 2 साल तक। भाई 2 साल तो बहुत लंबा पीरियड है। 2 साल तक उन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम आगे क्या करें। पहले तो महात्मा गांधी बता रहे हैं कि आओ यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे। अब कोई कहने वाला ही नहीं है। जब कोई कहने वाला ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर वो जो है ना, उनकी यूनिटी, जो हमारा यूनिटी बन रही है, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो टूट जाएगी। इसलिए रोल्ट एक्ट आया। तो रोल्ट एक्ट को पास किया गया, ठीक है। किसने पास किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। उसके अंदर इंडियंस मेंबर भी होते हैं, पर मेंबर्स इंडियन की सुनी नहीं गई भाई। फिर उसे इसको पावर क्या मिली? इट गेव द पावर, क्या पावर मिली? टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। रिप्रेस माने दबा दो लोगों को। अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और जो प्रिजनर्स थे, जो वहां पे रहते थे, जो प्रिजन में रहते थे या जो बाहर थे, उनको डिटेंशन कर लो,
डिटेंशन माने उनको क्या बोलते हैं उसको, कि उनको एक वर्ड होता है दिमाग में नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मतलब उनको ना रोक लो, कोई देख ना पाए, वो किसी से मिल ना पाए, ठीक है। तो और कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। भाई 2 साल बहुत लंबा टाइम था। तो रोल्ट एक्ट एक बड़ा ही गंदा एक्ट निकाला उन्होंने अपनी मर्जी से निकाल करके। तो अब आप एक चीज सोचो, रोल्ट एक्ट आएगा तो उसका विरोध होगा ना, उसके लिए अपोज तो करेंगे ना लोग। तो रोल्ट एक्ट का भाई बहुत अपोजिशन हुआ। तो आगे देखते हैं क्या हुआ फिर रोल्ट एक्ट में। तो रोल्ट एक्ट इतना आप समझ गए ना कि 2 साल तक बिना ट्रायल के, बिना ट्रायल का मतलब यहाँ पे ये है कि आजकल की डेट में अगर आप किसी को अरेस्ट करती है पुलिस, तो उसको विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर जो है ना कोर्ट में लेके जाना ही पड़ता है उसको, ठीक है। तो कोर्ट में लेके जाना जरूरी है। तो यहाँ पे विदाउट ट्रायल, उसको बोलते हैं ट्रायल, जज के सामने पेश करना। तो यहाँ पे विदाउट ट्रायल, अब उस बंदे का कोई कसूर है या नहीं है, उसको आपने विदाउट ट्रायल बिना जज के सामने लेके गए, ऐसे गुनाहगार मान लिया अपनी नजरों में ही और जेल में 2 साल के लिए बंद कर दिया, ताकि हमारा जो है रूल अच्छे से चलता रहे। ये थी अंग्रेजों की सोच। तो रोल्ट एक्ट कब आया था? 1919 में। अब ये जो आ गया है, इसके अगेंस्ट जो है प्लानिंग स्टार्ट हो गई भाई। तो जैसे ये रूल आया तो उस टाइम पे जो डेट थी वो 6 अप्रैल के आसपास थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी, ये ईयर कौन सा चल रहा है? 1919 में आया था रोल्ट एक्ट, ठीक है। तो 1919 में रोल्ट एक्ट आ गया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि यार ये तो बड़ा ही गंदा है, ठीक है। इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो हमें जो है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ना पूरे इंडिया में स्ट्राइक करने के लिए लोगों को बुला लिया, रैलीज हो गई, लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। वर्कर्स ने जो है ना स्ट्राइक शुरू कर दी, सब जगह पे जाकर के अपनी दुकानें बंद कर दी, सब कुछ होने लगा। अब जब इतना कुछ हो रहा था तो अंग्रेज देख रहे थे यार ये क्या हो गया, ये तो अलग ही कंडीशंस हो गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया ना, एक ना मार्शल लॉ अप्लाई किया 10 अप्रैल को। ये 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। देखो 3-4 दिनों में इतना ज्यादा लॉकडाउन जैसे आजकल चल रहा है लोगों ने कर दिया, दुकानें बंद कर दी, सब जगह जाना बंद कर लिया, स्ट्राइक शुरू कर दी। 10 अप्रैल को क्या हुआ, एक ना वहां पे जो यहाँ पे अमृतसर के आसपास जो जगह, अमृतसर में जनरल डायर हुआ करते थे, ठीक है, जो पुलिस की कमांडर थे, पुलिस की देख रेख करते थे। तो उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ के हिसाब से क्या था कि ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि आर्मी का रूल है, आर्मी अपने हिसाब से डिसीजन लेगी, यानी कि फौज अपने हिसाब से डिसीजन लेगी। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ है कि वहां पे वो लगा दिया गया मार्शल लॉ। और जो जैसे लीडर है ना, जैसे महात्मा गांधी है या और भी बहुत सारे लीडर हैं, उनको जहां पे वो है वहीं पे लॉक कर दिया। जैसे कुछ बंदे लोकल लीडर हैं अमृतसर के, उनको उठा लिया, उनको रोल्ट एक्ट के हिसाब से उठा करके जेल में डाल दिया, ठीक है। महात्मा गांधी जो दिल्ली में थे, ठीक है, या जहां पे भी थे, उनको वहीं रोक दिया, उनको दिल्ली नहीं आने दिया। तो अभी एक्शन स्टार्ट हुआ है 6 अप्रैल को, ठीक है। 10 अप्रैल तक उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया और जो जहां पे है उनको वहीं पे रोकना शुरू कर दिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ कि इसकी वजह से एक तकड़ी घटना हो गई, जिस घटना का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप क्या हुआ था कि जो ये रोल्ट एक्ट था, ठीक है, इसके अच्छा दो रीजन दिए जाते हैं कि ये जलियांवाला बाग क्यों हुआ। मैं दोनों रीजन बता दूंगा, पर आपकी बुक में एक ही लिखा हुआ है, वो एक भी बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो तो ये है कि देखो वैसाखी होती है 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को वैसाखी होती है। 13 अप्रैल को वैसाखी मनाई जाती है कि उस टाइम ना फसल कट जाती है गेहूं की, तो फसल कट जाया करती थी। तो 13 अप्रैल में ना पंजाब में हर साल जो है बैसाखी मनाई जाती थी। उस टाइम लोग ना खुश होते थे, ठीक है। तो बैसाखी मनाने के लिए लोग जो थे इकट्ठे हुए थे कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। बहुत सारे लोग थे, ये देखो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अब जो ये लोग इकट्ठे हुए थे गांव से आए थे। कहाँ से? ये आए थे गांव से, विलेजेस से। इनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है। इनको मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था। तो ये लोग इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे मनाने के लिए। तो अंग्रेजों ने यानी कि जनरल डायर ने ऑर्डर दिया कि भाई इनको मार दो, ये सत्याग्रह करने के लिए इकट्ठे हो गए। तो इन्होंने गोलियां चला दी। एक और रीजन है जिसकी वजह से इकट्ठा हुए थे, वो रीजन ये भी था कि मध्य प्रदेश बोल रहा था, अपना अमृतसर की बात है। अमृतसर में इनके लीडर हुआ करते थे सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। तो डॉक्टर सत्यपाल और एक थे किचलू, एक ये भी एक उनके लीडर थे, किचलू नाम था इनका। तो मिस्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको क्या किया अंग्रेजों ने, अरेस्ट कर लिया। किस लिए अरेस्ट कर लिया? रोल्ट एक्ट के हिसाब से। और अमृतसर के लीडर हैं, इनको अरेस्ट कर लिया है। ये लोगों को इकट्ठे जोड़ के रखते हैं, लोग इनसे बड़ा प्यार करते हैं। तो जब अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट किया, इस रीजन की वजह से भी लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में।
जो आपकी बुक में रीजन दिया है वो ये रीजन दिया है कि वो वहां पे हार्वेस्टिंग हुई थी, फसल कटी थी, तो इसलिए वो खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे सारे के सारे। बट जनरल डायर ने वहां पे गोलियां चलवा दी भाई। देखो, अच्छा एक फोटो दिखाता हूं आपको मैं। एक तो यही फोटो है, ठीक है, ये वाली, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये क्या चला रहे हैं, गोलियां। ये प्रेजेंट डे की फोटो है, प्रेजेंट डे की फोटो है। तो इसमें ना गोलियां जो चलाई थी उन्होंने, उसके निशान आज की डेट में भी हैं। जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी है, देखो, बुलेट मार्क्स, गोलियों के निशान। तो ये जो निशान है, यहाँ पे गोलियां लगी हुई हैं, ये दिख रही हैं। और इसमें क्या था, यहाँ पे ना एक कुआं भी होता था, वो लोग सारे के सारे कुएं में कूद गए थे बचने के लिए और बहुत सारे लोग मर गए। तो इतना तगड़ा इंसिडेंट हुआ है जनरल डायर की वजह से। अब जनरल डायर की क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जनरल डायर बोलता है कि मैंने इसलिए किया कि मैं चाहता था कि जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे, मैं सत्याग्रहियों को डराना चाहता था। क्योंकि महात्मा गांधी ने लोगों को इंस्पायर किया, लोग डरते नहीं थे, लोग जाकर के पुलिस के सामने बैठ जाते थे कि हमारी मांगे पूरी करो, और लड़ते थे नहीं, और डरते थे नहीं। तो जनरल डायर ने सोचा कि इनको डराना पड़ेगा, तो डराने के लिए उसने ये काम किया था। तो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। विलेजर अमृतसर से आए थे फेयर की तरह, यानी कि उनको नहीं, एंड दे वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, उनको नहीं पता था। डायर ऑर्डर टू फायर, डायर ने क्या ऑर्डर दिया, फायर कर दिया क्राउड पे, हंड्रेड्स ऑफ लोग मर गए, ठीक है। और उसका एम क्या था, उसका एम था टेरर फैलाना, आतंक फैलाना, उनके दिमाग में डर पैदा करना, ताकि ये जो सत्याग्रही है ये डर जाए, ठीक है। अब जलियांवाला बाग हो गया, इतने सारे लोग मर गए, तो क्या होगा भाई, स्ट्राइक तो पहले ही चल रही थी, अब और ज्यादा बढ़ेगी। तो आफ्टर दिस इवेंट स्ट्राइक्स हो गई, क्लैशेस हो गए, लोग लड़ने लगे अंग्रेजों से आपस में, ठीक है। और अंग्रेजों ने फिर इसको बड़ी मतलब ब्रूटली दबाया भी। कैसे दबाया, वो क्या करते थे, जो भी उनको अगर ऐसे कोई गड़बड़ करता हुआ दिखता था, उनसे लड़ता हुआ दिखता था, उसको लिटा देते थे जमीन पे। उसको कहते थे कि अपनी जमीन पे नाक रगड़, ठीक है। उसको कहते थे कि क्रॉलिंग करो, अपने कोनियों के, नीज के, ये जो आपकी यहाँ नी होती है, इसके ऊपर चलो, जैसे फौजी चलते हैं, हमें सलाम करो, ठीक है। उनको सजा देते थे ऐसे बंदों को जो कुछ आगे उनके बोलता था। और कुछ जैसे विलेजेस थे, जैसे गुजरांवाला पंजाब में है, आज की डेट में पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, वहां पे बम भी फेंकने लगे अंग्रेजों ने, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे ऐसे इवेंट हो रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे, अंग्रेज भी कर रहे थे। तो ये सारे इवेंट चल रहे थे। जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्यों हुआ था, क्योंकि विलेजर्स आगे थे और वो अपना फेयर अटेंड करने आए थे। फेयर यानी कि वही जो बैसाखी वाला होता है, वही फेयर अटेंड करने के लिए आए थे। और दूसरा मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ये जो बहुत तगड़े लीडर थे वहां के, उनको अंग्रेजों ने अरेस्ट भी कर लिया था। ये कुछ कारण थे। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, मैं समझ गया। तो मैंने ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, छोटी वीडियो बनाई है, ताकि आपको समझ आ सके। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक बार रिवाइज कराता हूँ फटाफट से, जल्दी से देख लो। हमने स्टार्ट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, टैक्स बढ़ गए थे, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए थे, और क्या हुआ था, कंडीशंस खराब हो गई थी, एपिडेमिक आ गई थी, और वहां पे लोग बहुत ज्यादा मर रहे थे, 12 से 13 मिलियन लोग। फिर एक नए लीडर आ गया, नए बंदे की एंट्री हुई, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने आइडिया दिया सत्याग्रह का। सत्याग्रह क्या होता है कि सामने वाले बंदे को बिना डराए, बिना लड़े, उसकी आत्मा को एक बात मैसेज देना। हमने सामने वाले बंदे को बिना लड़े एक मैसेज देना आत्मा को। सामने वाला बंदा कौन है, अंग्रेज, और हम हैं जो मैसेज दे रहे हैं। तो महात्मा गांधी का आइडिया क्या था सत्याग्रह पे। सत्याग्रह को बोलते थे कि ये फोर्स नहीं है कोई, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं। इसका मतलब है कि हम सामने वालों को उसकी आत्मा को नॉलेज देंगे कि यू आर डूइंग रॉन्ग। और उनका आइडिया एक ये भी था कि भाई अंग्रेजों की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, हम नहीं हरा पाएंगे उसको, और हमारे पास हथियार भी नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया इसी इवेंट में, 1915 में इंडिया आए, 1916 में चंपारण में चले गए बिहार में, 1917 में कहाँ पे चले गए, खेड़ा में, 1918 में चले गए अहमदाबाद में। अलग अलग लोगों के साथ जाकर के काम किया। फिर रोल्ट एक्ट आया। अंग्रेजों ने देखा कि अंग्रेज लोग तो इकट्ठे होते जा रहे हैं, इंडियंस। महात्मा गांधी बड़े चालाकी से लोगों को इकट्ठे कर रहा है, तो रोल्ट एक्ट निकाल दो। रोल्ट एक्ट में क्या था, बिना किसी के ऊपर कोई चाहे वो दोषी है या नहीं, यानी गिल्टी है या नहीं, उसको 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल, यानी कि जज के सामने पेश नहीं करना, वो अपना वकील नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बारे में बोलते थे ना वकील ना दलील, ठीक है, इसके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो सीधा अरेस्ट कर लेना। अब जब ये चल गया तो गांधी जी ने कहा कि नहीं यार ये तो गलत है,
ऐसे तो गलत हो जाएगा, मतलब जो हम कोशिश कर रहे हैं हमें अंदर डाल देंगे जेल में, तो ये गलत होगा। तो गांधी जी ने फिर एक्शन स्टार्ट किया, लोगों को समझाया कि भाई इसके खिलाफ स्ट्राइक करो। तो लोगों ने स्ट्राइक करनी शुरू करी, सत्याग्रह शुरू हो गए। ठीक है, इसी इवेंट में एक बहुत बड़ी घटना घट गई, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में लोग अपना आए हुए थे, 13 अप्रैल को लोग इकट्ठे हुए थे कि हम यहाँ पे हमारी फसल कटी है, खुशी मनाएं। और कुछ लोग इकट्ठे हुए थे इसलिए क्योंकि उनके लीडर्स को अरेस्ट किया था, डॉक्टर सत्यपाल एंड किचलू। तो जनरल डायर ने बड़ी ही बेरहमी से लोगों को मारा, ऑर्डर दिया, डायर ऑर्डर टू फायर ऑन द क्राउड। बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग मरे। ठीक है, और जब ये हो गया अब और ज्यादा लोग बढ़ गए और ज्यादा स्ट्राइक्स और क्लैशेस शुरू हो गए। और जो अंग्रेज जो थे उन्होंने इसको बड़े बहुत मतलब ब्रूटली दबाया भी। कैसे सजाएं देते थे अजीब अजीब तरह से, नाक घिसो हमारे सामने, ठीक है, और यहाँ पे जमीन पे चलो, हमें सलाम करो। ये इवेंट चल रहे थे तो कुछ जो लोग थे उन्होंने बम भी फोड़ने शुरू किए अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये सारे इवेंट चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी थैंक यू सो मच। अभी अगली वीडियो मैं बना करके दूंगा आपको। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ आ गए तो शेयर कर देना। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसको 3-4 वीडियोस में फिनिश करेंगे, या एक ही वीडियो में फिनिश नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।